हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से हिस्ट्री पार्ट 3 की वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हमने जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ा दिए थे। इसके बाद 1830 की क्रांति का प्रभाव पढ़ा दिए थे। उसमें चार्ल्स दशम को क्या किए थे, भगाए थे। कहां भागा था उन्होंने? इंग्लैंड में भागे थे। इसके बाद आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं 1848 ईस्वी की क्रांति। इसके बाद देखने वाले हैं इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण के अंतर्गत जोसेफ मेजनी आएगा, काउंट काबूर आएगा, गेरिबाल्डी आएगा। लेकिन आज हम लोग इटली के एकीकरण के बाद जोसेफ मेजनी की जीवनी को पढ़ेंगे। इसके बाद आज की क्लास को सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास मारधाड़ से स्टार्ट करते हैं और फिर वही क्रांति की ओर दोहराते हैं। वो क्रांति कौन? जुलाई 1848 ईस्वी की क्रांति की ओर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा क्वेश्चन? सन 1848 ईस्वी की क्रांति। देखो भैया, ये क्रांति कब हुई थी? सन 1848 ईस्वी में ये क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। इसी पुराने यादों को ताजा करने के लिए आज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सन 1848 ईस्वी की क्रांति। इसी पुराने यादों को ताजा करने के लिए आज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सन 1848 ईस्वी की क्रांति। कहता है सन 1848 की क्रांति फ्रांसीसी क्रांति से पूरा यूरोप क्या हुआ था? प्रभावित हुआ। लेकिन आपके मन में सवाल चलते होंगे, ये यूरोप कैसे प्रभावित हुआ? धैर्य बनाए रखो, लास्ट तक एक वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि धैर्य कैसे प्रभावित हुआ था कि नहीं हुआ था। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक थे। उदारवादी मतलब होता है कि अपनी निजी संपत्ति को अपने पास रखना, किसी को ज्यादा देखरेख मत करना, अपने हित के बारे में सोचना, दूसरा भाड़ में जाना, यही होता है उदारवादी का कौन चीज? शासक। ये कैसे शासक थे? तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक थे। मतलब समझ में आ गया होगा कि आज जो भगाएंगे, आज हम लोग किसको भगाने वाले हैं? लुई फिलिप को क्या करने वाले हैं? भगाने वाले हैं। इसके बाद कहता है लुई फिलिप के शासनकाल को जुलाई राजशाही के रूप में जाना जाता था। जुलाई राजशाही के रूप में जाना जाता था। राजाओं का शासन था। कहां पर? फ्रांस में। इससे लोग बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कत में थे, बहुत परेशानी में थे। बोलता था ये राजशाही हम लोग के देश से कब खत्म होगा, हम लोग कितना दुख सहेंगे। कौन बोलता था भैया? ये बोलता था फ्रांस के लोग। क्योंकि एक राजा भागते थे, दूसरे राजा को अच्छा मानते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी बदल जाते थे, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए लुई फिलिप के शासनकाल को राजशाही के रूप में क्या किया जाता था? जाना जाता। आगे है 1840-1848 की अवधि के दौरान फ्रांसीसी राजनेता फ्रांकोइस गुजियोट के साथ और ब्रिटेन के साथ भी मित्रता कर ली और औपनिवेशिक को भी उन्होंने क्या कर लिया? अपना लिया। देखो फ्रांस के लोगों के लिए कितना अन्याय की बात है। उन्होंने फ्रांस के एक राजा थे, कौन? लुई फिलिप की बात कर रहे हैं भैया, आपकी बात मत कर रहे हैं, आप उधर फोकस रखिएगा। किसकी? फ्रांकोइस गुजियोट और कौन? ब्रिटेन के साथ क्या कर लिया? लुई फिलिप मित्रता कर ली। सोचो कितना अन्याय वाला व्यक्ति था। फ्रांकोइस गुजियोट फ्रांस के अच्छे राजनेता नहीं थे, बहुत बुरे व्यक्ति थे और उन्होंने लोगों के बारे में खाली गलत बात सोचते थे, कभी मन में अच्छे विचार नहीं आते थे। उसके साथ भी मित्रता कर ली। फ्रांस वाला प्यारा दिल वाला था, बोला हटाओ, मित्रता करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, जितना अन्याय होगा हम लोग सहेंगे। लेकिन अन्याय की भी हद होती है। उन्होंने फिर ब्रिटेन के साथ क्या कर लिया? मित्रता कर लिया। इससे तो फ्रांस में एकदम फ्रांस के लोगों को गुस्सा और सहा नहीं गया। खून जो ठंडा था वो खून क्या हो गया? गर्म हो गया। गर्म होने के बाद इससे 1847 में फ्रांस की स्थिति खराब हो गई। जैसे उन्होंने मित्रता कर लिया, फ्रांस की स्थिति खराब हो गई। जैसे फ्रांस की स्थिति खराब हो गया, फ्रांस के लोग तो बोला और हम सहने वाले नहीं है। उन्होंने बोला और हम सहने वाले नहीं थे। वहां के एक व्यक्ति ने बांस ताश हाथ में से पकड़ के थे, उन्होंने तोड़ दिया। बोला ये क्या हो रहा है फ्रांस के अंतर्गत? वो यानी कि कहता था जागो प्रजा जागो, और काम हो गई। इससे क्या हो गया? सभी व्यक्ति क्या हो गए? जग गए। जगने के बाद
फ्रांस में तो भैया बहुत मारधार हुई और बहुत विरोध हुआ। किसका? लुई फिलिप का। जैसे लुई फिलिप का विरोध हुआ, लुई फिलिप राजगद्दी क्या कर दिए? त्याग दिए। बोला भाड़ में जाए राजगद्दी, मेरा जीवन बचेगा, हम कभियो राजा बन जाएंगे, हम राजगद्दी को यहीं पर क्या करते हैं? त्याग देते हैं। इसके बाद फ्रांस का सर्वोच्च संसद न्याय ने गणतंत्र की क्या कर दी? घोषणा कर दी। इसके बाद सर्वोच्च सांसद कहां के? फ्रांस के। जैसे राजगद्दी त्याग दिए, बोला अब फ्रांस में राजा ताजा का कोई शासन तासन चलने वाला नहीं है, जो आया उसी ने फ्रांस में प्रजा पर अत्याचार किया है, ये और हम होने नहीं देंगे। कौन बोला? फ्रांस का सर्वोच्च सांसद। यानी कि इसके बाद वहां के सर्वोच्च सांसद ने 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों एवं महिलाओं को माता अधिकार दिया और उसके अधिकार दिलाने की गारंटी दी। उन्होंने सर्वोच्च सांसद बोला आपको माता अधिकार का अधिकार दिया जाता है। माता अधिकार मतलब होता है आप किसी को भी राजा बनाए, चाहे प्रधानमंत्री बनाए, चाहे वहां के शासक बनाए या सम्राट बनाए, वहां पर आप वोट के द्वारा क्या बनेगा? राजा बनेगा, या जो फ्रांस को चलाने वाला होगा सम्राट, वो वोट से बनेंगे। जो फ्रांस की जनता जिसको चुनेंगे वही फ्रांस का क्या बनेगा? सम्राट बनेगा। और यदि किसी भिखारी को चुन ले फ्रांस की जनता, तो वही फ्रांस का क्या बनेगा? सम्राट बनेगा। लोगों ने तब माता अधिकार का क्या किया? प्रयोग किया। वोट किए कहां पर? फ्रांस में। और वोट करने के बाद नेपोलियन को क्या बनाया गया? नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया। क्या बना दिया? फ्रांस का सम्राट बना दिया। फ्रांस के सम्राट बनाने के बाद तब क्या हुआ? वहां पर फ्रांस के सम्राट बनने के बाद इससे बहुत सारे देश क्या हुए? खुश हुए। कौन कौन खुश हुए? वो थे सबसे पहला इटली। सबसे पहला इटली ने कमेंट मारा, वाह वाह छक्का। क्या बोला? वाह वाह छक्का। यानी कि क्या किया? उन्होंने कमेंट मारा, वाह रे भाई फ्रांस वालों, तुम लोगों ने एक इतिहास बना दिया कि किसी भी राजा को हटाकर माता अधिकार दिलाना और उसके अधिकार की गारंटी देना इतना आसान नहीं है जितना आप हम सुन रहे और जितना हम बोल रहे हैं। इतना आसान नहीं था, लेकिन आसान बनाया। सर्वोच्च सांसद ने बोला आर या तो पार। तब कौन कौन इटली के बाद कमेंट मारा? जर्मनी, वाह फ्रांस, वाह कमाल कर दिया। क्या कर दिया? कमाल कर दिया। आपकी तो इतिहास बन गई। आपका क्या बन गया? इतिहास बन गया। इसके बाद जर्मनी जैसे कमेंट बोला, मारा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का था हम रुके। ऑस्ट्रेलिया वाला ने क्या मारा? कमेंट मारा, वाह फ्रांस, वाह कमाल कर दिया। इसके बाद हॉलैंड वालों ने भी क्या मारा? कमेंट मारा, वाह फ्रांस, वाह कमाल कर दिया। इसके बाद स्विट्जरलैंड वाला भी कमेंट मारा, वाह फ्रांस, वाह। इसके बाद डेनमार्क वाला भी क्या मारा? कमेंट मारा, वाह फ्रांस, वाह। इसके बाद स्पेन वालों ने भी क्या मारा? कमेंट मारा, वाह फ्रांस, वाह। इसके बाद पोलैंड वालों ने भी कमेंट मारा, वाह फ्रांस, वाह। इसके बाद आयरलैंड वालों ने भी कमेंट मारा, वही वाह फ्रांस, वाह। इसके बाद जहां गए थे, कौन गए थे? कौन गए थे? कोई पूछेगा। लुई फिलिप। जहां लुई फिलिप गए थे वहीं पर क्या हुआ? उस देश वालों ने भी कमेंट मारा, वाह फ्रांस, वाह। लुई फिलिप को तुम तो मेरा इंग्लैंड भेज दिया। कहां भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड चले गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन को सम्राट बनाने के बाद वहां राष्ट्र राज्य की स्थापना की। उन्होंने बोला कि हम अकेले फ्रांस को चला नहीं सकते हैं, इस फ्रांस को चलाने के लिए हमें राज्य की जरूरत है। इस राष्ट्र को हम कई भागों में बांटते हैं और सभी का चीफ होंगे और एक एक राज्य का एक चीफ होंगे, जिससे फ्रांस का क्या होगा? विकास होगा। इसीलिए इसे इतिहास में जोड़ा गया कि राजा हटा, माता अधिकार लाए और गारंटी दिया जो आपका अधिकार है वो मिलेगा। अगला स्टार है इटली का एकीकरण।
किसका एकीकरण? इटली का एकीकरण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इटली का एकीकरण यानी कि इटली को एक करने का ये क्या था? एकीकरण था। इटली क्या हो गए थे? कई भागों में बांट गए थे, कोई राज्य उधर छिटक रहे थे, कोई उधर छिटक रहे थे, कोई इधर छिटक रहे। तो यही था कि इटली को एक करना था, इसीलिए क्या किया गया? इटली का एकीकरण। कहता है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया थी। कौन थी? इटली के एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। कौन? ऑस्ट्रेलिया सोचता था कि घर फूटे गंवार लूटे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का कहना था अपने आप में फूटे लोग और हम अंदर अंदर क्या ले? मजा ले। लेकिन इटली वाला बहुत समझदार। इटली वाला क्या थे? बहुत समझदार। उन्होंने बोला रुक तुम ऑस्ट्रेलिया, तुमको हम अच्छे तरह से बताते हैं। वह इटली का एकीकरण क्या नहीं होने देना चाहता था? नहीं होने देना चाहता था। कौन? कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या नहीं होने देना चाहता था? इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। उसका क्या कहना था? कि इटली कभी भी एक नहीं होना चाहिए। यदि इटली एक हो गया तो दिक्कत ऑस्ट्रेलिया वाला हम सहेंगे। इसीलिए चाहता था ऑस्ट्रेलिया कि इटली का एकीकरण कभी नहीं हो। इटली 13 खंडों में बांटा था। इटली कई खंडों में बांट गया था? इटली 13 खंडों में क्या हो गया था? विभक्त हो गया था। जब कोई राज्य, जब कोई देश खंडों में विभक्त हो जाए तो उसे एक करने का काम बहुत क्या होता है? दिक्कत होता है। जैसे हमारे भारत देश भी कई भागों में क्या हुए हुए थे? टुकड़े हुए थे। लेकिन इस टुकड़े को एक करने का काम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह इटली भी 13 खंडों में क्या हो गया था? 13 खंडों में बांटा था। इस 13 खंड को एक करना था और इस 13 खंडों को एक करने का काम देखिए कौन किया था? तो इटली के एकीकरण में सबसे पहले सार्डिनिया राज्य से, जो इटली में सबसे पहले आगे आया, उन्होंने बोला हम इटली के अंतर्गत रहते हैं और इटली अलग हो 13 खंडों में बांटा हुआ है तो ये हम कभी सह नहीं सकते। अब मेरा काम है कि हम इटली में सबसे पहले आगे आते हैं और इटली को एक करने का क्या करेंगे? काम करेंगे। इसी तरह तो सबसे पहला कौन सा राज्य आगे आया था? इटली के अंतर्गत ही सार्डिनिया राज्य थे, वो राज्य सबसे पहले क्या आया? आगे आया। इसके बाद इटली का एकीकरण में जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर, इसके बाद गेरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली को एक करने में कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला जोसेफ मेजनी, इसके बाद काउंट काबूर, इसके बाद गेरिबाल्डी, इसके बाद ये सभी ने क्या निभाया? इटली को एक करने का काम किया। और इस इटली 13 खंडों में जो विभक्त था सभी को क्या कर दिया? एक कर दिया। और मेजनी, जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी की वहां पर नाम चला। जिस तरह से हमारे भारत देश में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, इसके बाद और भगत सिंह, अन्य नेताओं के नाम चलते हैं, भीमराव अंबेडकर, इस सब का क्या चलता है? हमारे देश में नाम चलता। उसी तरह अभी भी इटली में नाम चलता है किसका? जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी, क्योंकि इन 13 खंडों को एक करने का काम कौन किया था? जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी। तो अब हम लोगों को इसका तो कहानी पढ़ना पड़ेगा, जीवनी पढ़ना पड़ेगा। किसका किसका? जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर, इसके बाद गेरिबाल्डी, इस सब के बारे में क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहला जीवनी देखते हैं ना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहला जीवनी देखते हैं मेजनी का। किसका? मेजनी। चलिए, आखिर इस मेजनी को पढ़ना क्या है? जरूरी थे। मेजनी साहित्यकार। मेजनी कौन थे? साहित्यकार थे। साहित्यकार मतलब होता है साहित्य की क्या करना? रचना करना। जैसे किसी भाषा को लिखना, किसी चीज को लिखना, यही क्या होता है? साहित्य होता है। साहित्यकार के साथ साथ गणतांत्रिक थे। वो किसको अपनाते थे? गणतांत्रिक थे। कौन? मेजनी। इसके बाद उसके विचारों का क्या था? समर्थक। गणतांत्रिक विचारों का उन्होंने क्या था? समर्थक था। इसके बाद
योग सेनापति था, वो ऐसा सेनापति नहीं था, ये योग सेनापति था। जिस तरह से सेना होना चाहिए उस लायक थे। कौन? मेजनी। नहीं कहा था जिस तरह से टीचर होना चाहिए उस तरह से टीचर होना चाहिए, जिस तरह से विद्यार्थी होना चाहिए उस ढंग से विद्यार्थी बनना चाहिए। यदि आप उस ढंग से विद्यार्थी नहीं है तो मतलब विद्यार्थी के कैटेगरी में नहीं थे। इसी तरह इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को ही कहा जाता है। इटली का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता था? जोसेफ मेजनी को ही कहा जाता है। जिस तरह से भारत में हम लोगों का क्या चलता है, महात्मा गांधी का कितना नाम चलता है, उसी तरह इटली में भी किसका नाम चलता है? जोसेफ मेजनी का। क्योंकि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मेजनी को ही कहा जाता है। तो आपसे पूछेंगे बताओ इटली के एकीकरण का जनक कौन? आप बोलिएगा इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी क्या क्या थे? साहित्यकार थे और गणतांत्रिक विचारों का क्या था? समर्थक था। इसके बाद गणतांत्रिक विचारों का समर्थक होने के साथ साथ ये क्या थे? एक योग सेनापति थे। इसके बाद इनको इटली का धड़कन कहा जाता है। जिस तरह से धड़कन दिल है हम लोग का, उसी तरह इटली का भी धड़कन, इटली का भी दिल किसे कहा जाता है? तो इटली का भी दिल जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। तो इटली का क्या है? ये धड़कन है। दिल में बसलू आहा, धड़कन में समा गेलू। कौन समा गेलू? जोसेफ मेजनी। किसके लिए समा गया? उन्होंने इटली वालों के लिए दिल में जगह बना लिया। इसके बाद कहता है जोसेफ मेजनी ने कहा था यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को क्या दी जाए? सौंप दी जाए। उन्होंने बोला यदि समाज में किसी भी समाज में क्रांति लानी है तो शासन किसको सौंप दिया जाए? युवा पीढ़ी को सौंप दिया जाए। और इस युवा में इतना पावर है कि ये युवा धरती को भी पताल बना सकता है और पताल को धरती बना सकता है, आसमान को नीचे ला सकता है और धरती को ऊपर ले जा सकता है। इन युवाओं में इतना पावर है। जैसे अभी भारत में ट्रेंड चलते हैं, ध्रुव राठी चलते हैं कि नहीं? ये क्या है? युवा है। ये क्रांति ला रही है। कहां पर? हमारे देश में। देश की सच्चाई बताते हैं। तो ये क्या बूढ़ा है? नहीं, ये क्या है? युवा है। यही युवा की क्या है? पावर है। इसी तरह जोसेफ मेजनी ने भी उस समय भी बोला था यदि किसी देश में क्रांति लानी है तो इसे किसके हाथों में सौंप दिया जाए? युवाओं के हाथों में क्या कर दिया जाए? सौंप दिया जाए। कौन बोल रहा है भैया? ये जोसेफ मेजनी बोल रहा है। तो आपसे बोलेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ जोसेफ मेजनी क्या क्या थे? तो जोसेफ मेजनी सबसे पहले साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग सेनापति था। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आप बोलिएगा जोसेफ मेजनी को। इसके बाद इटली का धड़कन किसे कहा जाता है? जोसेफ मेजनी को। जोसेफ मेजनी ने क्या कहा था? यदि क्रांति लानी है तो इसे किसको, शासन किसके हाथों में सौंप दिया जाए? युवाओं के हाथों में सौंप दिया जाए। इसके बाद 1831 ईस्वी में यंग इटली स्थापना की थी। उन्होंने 1831 ईस्वी का क्या आया? समय आया और ये युवा इटली की क्या की? स्थापना की। जो पुराना इटली था उस पुराना इटली को उन्होंने बदल के रख दिया और इसी पुराना इटली को बदल करके एक यंग इटली, एक जवान इटली की क्या की? स्थापना की। इसके बाद यह राजतंत्र का घोर विरोधी था। ये राजतंत्र को जरा सा भी आई डोंट लाइक राजतंत्र, यदि कि कहता था कि हम राजतंत्र को कभी पसंद नहीं करते हैं, हम इसके घोर विरोधी हैं। और काहे कि जो राजा बनता है, क्यों? इसीलिए कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो राजा के लायक है वही राजा बनेगा। किसका कहना था? ये जोसेफ मेजनी का कहना था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो राजा के लायक होंगे वही राजा बनेंगे। ये किसका कहना था? जोसेफ मेजनी का। तो यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 ईस्वी में। मेजनी किसके घोर विरोधी थे? यह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। कौन? जोसेफ
मेदिनी। तो उम्मीद करते हैं ये हिस्ट्री पार्ट 30 की वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि ये हिस्ट्री पार्ट 30 की वीडियो आपको समझ में आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर अब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बताइएगा कि इन युवा पीढ़ी को कैसे क्रांति लानी चाहिए और इस युवा पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस मीठे मीठे स्वरों में हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। साथ ही हिस्ट्री पार्ट 30 की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं बहुत जल्द हिस्ट्री के पार्ट 4 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।